हेलो एनिमे फैंस। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 43 को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। तो आज बस मैं एक ही एपिसोड को कवर कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सबको आज ही नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो मैं अपने कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड करके कमेंट को पिन कर दूंगा। अगर आप सबने उस पर 30 लाइक्स कर दिए या फिर मेरी वीडियो पे 50 लाइक्स हो गए तो फिर मैं आज ही रात तक उस नेक्स्ट एपिसोड को भी अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मतलब हर न्यूज़ पे मतलब जेजू आइलैंड की रेड के बारे में ही दिखाया जा रहा होता है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी जेजू आइलैंड से ही होती है। सारे हंटर्स जेजू आइलैंड के लिए निकल पड़े होते हैं और उनके पीछे पीछे मिलिट्री की बहुत सारी मतलब नेवी फोर्स और एयर फोर्स भी सभी शामिल हो जाते हैं, ताकि कोई चींटी अगर वहाँ से भागने की कोशिश करे तो ये लोग उन्हें मार सके। साथ ही में हमें पता चलता है जितनी भी शिप्स हैं एक हाईटेक वेपन से लोड होती हैं, क्योंकि नॉर्मल वेपन से उन किसी भी टेंजन के मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हो सकता है। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि जितने भी शिप्स होती है इनका कमांड पार्क के हाथ में होता है, क्योंकि पार्क को यहाँ पर डिफेंस सिस्टम का ही काम दिया जाता है, ताकि जितनी भी चींटियाँ यहाँ से जाएं ये उसे पकड़ के मार सके। पार्क यहाँ पर अपने एक हंटर को बोलता है, तुम इस तरीके से घबराओ मत, तुमने कैसा चेहरा बना रखा है। अगर चींटी को पता चल गया तुम डर रहे हो तो सबसे पहले वो तुम्हें ही मारने के लिए आएंगे। जिस पे कि वो हंटर बोलता है, हम तो आइलैंड से बहुत दूर हैं। जिस पे पार्क बोलता है, तो क्या हुआ, हमें फिर भी अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए, हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना होगा। अगर वो चींटियाँ यहाँ से भागने की कोशिश करेंगी तो हम उन्हें पकड़ के यहीं पर मार देंगे, ताकि वो आइलैंड पर जाके किसी को नुकसान न पहुँचा पाए। अभी यहाँ पर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मारदूंग अपने गिल्ड के बाकी के हंटरों से कह रहा होता है, मैं जेजू आइलैंड पे जा रहा हूँ और तुम सब लोग यहाँ की देखभाल करना। जिस पे कि उसका वाइस मास्टर कहता है, मैं यहाँ पे रह के क्या करूँगा, बल्कि आप तो वहाँ पर जेजू आइलैंड पे रेड के लिए जा रहे हैं और वैसे भी इस एरिया को तो नाइट्स ने संभाल रखा है, मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। जिस पे कि मारदूंग कहता है, तुम इन सबको कॉम्बैट स्टाइल सिखा सकते हो, क्योंकि वो सब तो बस टैंक नाइट्स हैं, वो डिफेंस के लिए ही बने हैं, तुम उनको अटैक करना सिखाना। और बस ये सब सीन हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले का होता है। और यहाँ पे हमें रिपल गिल्ड के मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने गिल्ड के मैनेजरों से बात कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने लिमसान को आगे डिफेंस के लिए खड़ा कर दिया होता है और वो वहाँ पे बड़ी आसानी से उन चीटियों के हाथों मारा जा सकता है, अगर कोई भी चीटी वहाँ से बच के जाए तो। और जिन लोगों ने मेरा पहले का एपिसोड देख रखा है उन्हें पता होगा, मेरे को ये लिमसान और ये रिपल गिल्ड का मास्टर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही बस फेम के लिए जीते हैं यार। मतलब क्या बकवास लोग हैं ये। साथ ही में हमें यहाँ मेनलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हंटरों का पूरा एक झुंड इकट्ठा कर दिया जाता है, ताकि कोई भी चींटी अगर मेनलैंड तक पहुंचे तो ये सारे हंटर उन सभी को मार सके। और यहाँ पर कोरिया के जितने भी 9 गिल्ड्स थे, उनके जितने भी लोअर रैंक के हंटर थे, सारे हंटर यहाँ पर आए हुए होते हैं। यहाँ पर ए रैंक से जितने भी लोअर रैंक के हंटर होते हैं सभी यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं, भले ही वो रिटायर क्यों ना हो चुके हैं। यहाँ पर जूही और मिस्टर सॉन्ग भी होते हैं। साथ ही में बताया जाता है कि यहाँ पर कम से कम 5000 ऐसे हंटर्स हैं जो कि लोअर रैंक के, और वो यहाँ पर इसलिए हैं ताकि वो साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट कर सके। और जो हमारे 6 एस रैंक के हंटर हैं वो हेलीकॉप्टर में बैठ के जेजू आइलैंड के लिए निकल जाते हैं, और उनके साथ एक ए रैंक का हंटर भी होता है। कैमरामैन उन सभी हंटर को बताता है कि मेरे हेलमेट में एक कैमरा लगाया गया है और हम इसे मतलब हर न्यूज़ चैनल पे दिखाएंगे, टेलीकास्ट करेंगे। लेकिन वो साथ में एक और बात बताता है कि आप सब लोग घबराएं ना, ये बिल्कुल भी लाइव प्रसारण तो नहीं होगा, मतलब हम इसे 10 मिनट की डिले पर चलाएंगे, और कोई ऐसी बात होगी जिसे नहीं दिखाना चाहिए तो उसे एडिट कर दिया जाएगा या फिर कट कर दिया जाएगा। यहाँ पर यूनिवर्स कैमरामैन से हाथ मिलाता है और कहता है, इस सभी चीज़ों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम उन सभी चीज़ों को एडिट या फिर कट कर दोगे। साथ ही में वो मन ही मन ये भी सोच रहा होता है, आखिर चेयरमैन क्या सोच रहे थे, आखिर टेलीकास्ट करने की क्या जरूरत थी, उन्होंने यहाँ पर क्यों भेजा। साथ ही मैं मार दूंगा उस कैमरामैन से कहता है, वैसे तो हमारा काम है कि लोगों को प्रोटेक्ट करे, क्यों, लेकिन हम यहाँ पे एस रैंक के टेंजन को क्लियर करने जा रहे हैं। वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करें, लेकिन वहाँ पर तुम्हें अपना ध्यान खुद भी रखना होगा। साथ ही में वो कैमरामैन अपनी शॉट दिखाते हुए बोलता है, आप सब घबराएं ना, आप सबको लग रहा है मैं बस कैमरामैन हूँ, लेकिन असल में मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, तो मैं वहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा तो प्रोटेक्ट कर ही सकता हूँ। यहाँ पे कैमरामैन अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी उन सभी को बता रहा होता है कि ये तो मेरा काम ही है, ये मेरा पहली बार नहीं है कि मैं किसी हंटर के साथ मतलब ऐसे कैमरा लेके टेलीकास्ट करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मारदूंग वहाँ पे उसका हाथ देख रहे होते हैं जो कि हिल रहा होता है, कांप रहा होता है, मगर वो कैमरामैन कहता है ये एस रैंक के टेंजन में मेरा पहली बार है। जिस पर मारदूंग उसे कहता है, तुम घबराओ नहीं, मुझे चेयरमैन पे पूरा भरोसा है, अगर उनको लग रहा है कि उनका प्लान सक्सेसफुल होगा और किसी की जान नहीं जाएगी तभी उन्होंने तुम्हें यहाँ पे भेजा होगा। यहाँ पे वो कैमरामैन मारदूंग को शुक्रिया बोल रहा होता है इस तरीके से हौसला देने के लिए, और मारदूंग से कहता है, मुझे चेयरमैन पे पूरा भरोसा है, उन्होंने कुछ सोच के ही तुम्हें यहाँ पर भेजा होगा, और वो शायद मेरे ख्याल से लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरीके से इस ट्रांजन को क्लियर करेंगे, क्योंकि पिछले 3 रेड में भी हम असफल हो गए थे इसे क्लियर करने में, और लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि ये चींटियाँ अब उड़ कर लोगों को मारना भी स्टार्ट कर चुकी हैं।
शायद उन लोगों का ये पहली बार और आखिरी बार होगा कि वो एस रैंक के हंटरों को एक एस रैंक के टेंजन को क्लियर करते हुए देखेंगे, क्योंकि ऐसे मौके उन्हें बार बार दोबारा से नहीं मिलने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन दोबारा से क्रिएट भी होगी। जिसपे कि मास्टर यूनवो कहते हैं अगर हम इस बार भी इस टेंजन को क्लियर नहीं कर पाए, जेजू आइलैंड पे से सभी चीटों को नहीं मार पाए, तो समझ लेना साउथ कोरिया का एंड आ चुका है, मौत हमारे सर पर खड़ी है। वहीं वो दूसरी तरफ मियांगो की तरफ देख के कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो रिटायर हो चुके थे ना, तुम तो स्कूल ज्वाइन करने वाले थे। जिसपे कि मियांगो भी हंसते हुए उनकी तरफ देख के बोलता है तुमने कभी अपने आप को देखा भी है, तुम एक जंगली जानवर हो और तुम वहां पर सीधा आगे भागने लग जाओगे, और अगर मैं वहां पर हील करने के लिए नहीं हुआ तो सबसे पहले तुम ही मारे जाओगे। जिसपे कि यूनवो गुस्से में आ जाता है और बोलता है क्या मैं तुमको बेवकूफ दिखाई देता हूँ। और चाहेन वहां पे मास्टर यूनवो से पूछ रही होती है कि आपको सांग जिन्मू के बारे में पता है, जिसपे कि वो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पता, मगर तुम क्यों पूछ रही हो। तभी यहाँ पे मारदुंग जो खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं वो कहते हैं हम जेजू आइलैंड पे आ चुके हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि रियोजी गोटो की टीम तो वहाँ पहले से ही पहुंच चुकी होती है और टाउन के अंदर होते हैं, जहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा चींटियों की लाश भी मिलती है। जिस पर रियोजी कहता है ये लोग तो इतने भूखे हैं कि इन लोगों ने खुद ही अपने आप को मारना चालू कर दिया है। और यहाँ पे बताया जाता है कि रियोजी की टीम 4 टीमों में बटी है, जिनका नाम अल्फा, चार्ली, मेटा, पता नहीं क्या क्या रख रखा है इन्होंने, तो नाम रखने भी नहीं आता इनको। यहाँ पे कोरिया के हेलीकॉप्टर को देखते ही रियोजी अपने सभी टीम वालों से कांटेक्ट करके कहता है अपने मैजिक पावर को रिलीज करो, सारी चींटियों को बाहर निकालो। जिसपे कि वो सारी मैजिक पावर को रिलीज करने लग जाते हैं। और यहाँ पे यूनवो देख के कहता है चलो आखिरकार टाइम आ ही गया। और इतनी सारी मैजिकल पावर को देखकर सारी चींटियां उस टनल से बाहर निकलने लगती है उन सभी की ओर जहाँ से मैजिक पावर निकल रही है, मगर कुछ चींटियां सीधा हेलीकॉप्टर की तरफ भी बढ़ने लग जाती हैं। मगर चोई चोंग वहाँ पे पीछे का दरवाजा खोल के उन्हीं का इंतजार कर रहा होता है और कहता है मैं इन सभी को देख लूंगा। और वो अपने फायर मैजिक से उन पर अटैक करता है, लेकिन उनमें से कुछ चींटियों पे तो उसका कुछ असर भी नहीं होता। जिस पर चोई चोंग कहता है मुझे पता ही था कि ये लोग अब पहले से बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं। और वो साथ ही में अपने हाथों में एक बड़ा सा फायर बॉल क्रिएट करने लगता है और वो अपने बाकी के हंटर साथियों से बोलता है तुम सब हेलीकॉप्टर को अच्छे से पकड़ लो, क्योंकि अब बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। और साथ ही में अपने फायर बॉल को आगे की तरफ शूट करता है, जिससे कि सारी चींटियां जल के मर जाती हैं। और यहाँ पे चोई चोंग कहता है ये चींटियां बहुत ही ताकतवर हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में, तो सभी लोग ज़्यादा सावधान रहना। चोई चंग वहाँ हेलीकॉप्टर से छलांग लगा के कहता है मैं नीचे जाके रास्ता क्लियर करता हूँ, फिर मैं तुम सभी लोगों को सिग्नल दे दूंगा। जिसपे कि मारदुंग कहता है क्या चोई चोंग सही कर रहा है, जिसपे कि चायन कहती है हाँ वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और वो नीचे बिल्कुल ठीक रहेंगे, क्योंकि जो उनकी मैजिकल पावर है वो मल्टीपल एनिमीज को डिफेंड करने के लिए ही है। साथ ही में वो जब नीचे उतरता है तो बहुत सारी चींटियां उसके ऊपर अटैक करती है, जिसपे कि अपने फायर मैजिक को रिलीज करने लगता है और उन सभी लोगों को जला देता है। साथ ही में चोई चोंग कहते हैं जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं इन चींटियों को माचिस से जलाया करता था, और अब तो मेरे पास इतनी फायर पावर आ गई है कि मैं इनको 2 मिनट में भून के रख देता हूँ। तभी वो ऊपर देख के कहते हैं तुम सब नीचे आ सकते हो, रास्ता क्लियर हो गया है। जिसपे कि मारदुंग कहते हैं क्या हमारा प्लान सच में सही है, मेरे को तो अभी भी शक हो रहा है कि मतलब जापान वालों ने कुछ खेल करा है, आखिर वो कैसे मतलब ये कर सकते हैं। वो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सभी चींटियों को 1 घंटे के लिए टनल से बाहर रख पाएंगे, और उसी के बीच में हमें टनल के अंदर जाके क्वीन को खोजना भी है और उसको मारना भी है। मुझे तो लग रहा है हम उसी के अंदर फंस जाएंगे और अब हम सभी वहीं पर मरने वाले हैं। ऐसा बोलते ही वो सारे हंटर वहाँ नीचे कूद जाते हैं। और यहाँ पे हमें दूसरी तरफ समुंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक सबमरीन के अंदर सुगी मोटो जो कि जापान का 11वां रैंक का हंटर है, तभी वो रेड में शामिल नहीं हुआ था। यहाँ पर वो सिग्नल जैमिंग का काम कर रहा होता है, मतलब एक डिवाइस के थ्रू वो सभी चींटियों के सिग्नलों पे मतलब कुछ ऐसा मैजिक करता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे वो जापान के हंटर एक एक करके उन सभी चींटियों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहां पर एक लड़की उस मास्क वाले हंटर से कहती है तुम्हें अपने बिना दूसरे पर्सनैलिटी के भी लड़ाई करनी होगी, नहीं तो तुम यहीं पे मरने वाले हो। वहीं दूसरी टीम जहां पर वो हीलर होती है दूसरे हंटर से कहती है हमने तो बहुत चींटियों को मार दिया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोरियन वालों से तो हम जल्दी टेंजन को क्लियर कर देंगे। आखिर कोरियन हंटर कर क्या रहे हैं। वहीं पर हमें वो कॉम्बैट स्टाइल वाले हंटर के बारे में बताया जाता है, जिसपे कि हीलर लड़की पूछती है वो क्या कर रहा है, जिसपे दूसरा हंटर बताता है तुम्हें तो पता ही है उसे मार धाड़ ज्यादा पसंद है, तो वो वहां पर चींटियों के टुकड़े करने में लगा हुआ है। यहाँ पर हमें टनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि फायर मैजिक की आवाज़ें आ रही होती है, जिसपे कि वो हंटर कह रहे होते हैं तो चोई चोंग ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, धमाकों की आवाज़ स्टार्ट हो चुकी है। और जिसपे वो काय बोलता है अगर चोई चोंग और मेरे बीच में फाइट हुई तो उसका फायर मैजिक जीतेगा या फिर मेरी आइस मैजिक। यहाँ पे चोई चोंग ने अपने मैजिक की मदद से टनल के ऊपर मतलब एक नेट सा क्रिएट कर दिया होता है, और वो बोल रहा होता है अपने साथियों को मतलब जितने भी लोअर रैंक के आंट्स हैं मतलब ए रैंक से कमज़ोर हैं वो तो इस नेट को पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई ताकतवर मॉन्स्टर यहाँ पर आया, कोई चींटी आई तो वो नेट को तोड़कर अंदर आ जाएगी।
यहाँ पे टनल के अंदर बहुत ही छोटी छोटी गुफाएं होती है जिसके अंदर की चोई चोंग अपने फायर बॉल्स को फेंक देता है और कहता है बस यही एक रास्ता पता लगाने का कि आंट क्वीन कहाँ पर है। और जैसे ही वो फायर बॉल्स को अंदर फेंकता है तो वो सारे फायर बॉल दूसरे दूसरे गुफाओं से निकल रहे होते हैं, जिसपे कि चोई चोंग कहता है अगर हम इसके अंदर गए तो हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, या तो हम गुम हो जाएंगे या फिर हम वापस इसी जगह पे आ जाएंगे। उसी बीच में चोई चंग की नज़र एक मतलब गुफा के ऊपर जाती है जहाँ पे कि ना कि उसकी फायरबॉल अंदर जा रही होती है, ना ही उसमें से कोई फायरबॉल निकल रही होती है, जिस पे कि वो कहता है मुझे पूरा भरोसा है कि क्वीन इसी के अंदर होगी। वहीं पे यूनवो चोई चंग की तरफ देखता है और कहता है तभी इसको अल्टीमेट सोल्जर कहा जाता है, ना ही इस पे पास पावर है बल्कि इसके पास तो बहुत ज़्यादा ही दिमाग भी है। तभी वहाँ पर हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने डेली क्वेस्ट को पूरा कर रहा होता है। जिन्वो यहाँ पर 10 किलोमीटर तक भाग चुका होता है और कहता है वैसे तो रोड पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन क्योंकि आज वहाँ पे टेंजिन को क्लियर होते हुए दिखाया जा रहा है तो सभी लोग घर में बस न्यूज़ को ही देख रहे हैं। हालांकि मुझे भी इस चीज़ को देखना चाहिए, लेकिन मुझे पता है जापान के और कोरिया के ऐसे रैंक के अंडर बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, तो मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है उन सबको टेंजिन को क्लियर करते हुए देखने में। और जिनको यहाँ पर कितनी भी हवाबाजी दे दे मगर उसने यूनवो के साथ अपनी एक शैडो को लगा के वहाँ भेज रखा है ताकि जब कोई प्रॉब्लम हो ना तो वहाँ पे शैडो एक्सचेंज करके वहाँ पे पहुँच जाए, और वो ऐसा करके वहाँ पहुँच भी जाता है जब बीरू उन सब पे अटैक करता है। तो और यहीं पे हमारे इस एपिसोड की एंड होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आप सबको आज ही वीडियो चाहिए तो मतलब उस कमेंट पे या फिर वीडियो पे 50 लाइक्स या फिर कमेंट पे 30 लाइक्स कर देना, तो मैं आज ही वीडियो को अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।